Good morning, students. Today we discuss the most important topic of chapter 2, that is General Principle of Management by Henry Fayol. Henry Fayol is the person who is considered as the father of management. हम लोग देख रहे हैं कि हेनरी फ्योल को मैंने आपको पहले बताया, ही इज कंसिडर एज द फादर, जिसने मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अप्लाई की जा रही मैनेजमेंट एक्सप्लेन की है. ही इज सो दैट कंसिडर एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट. नाउ वी सी ही बॉर्न, वो कब पैदा हुए थे? 1841 में वो बॉर्न हुए थे. उनका ग्रेजुएशन इन माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सेक्टर में उन्होंने इंजीनियरिंग किया था फ्रांस में. उनका इंजीनियरिंग हुआ था, ग्रेजुएशन हुआ था 1860 में. आफ्टरवर्ड्स उन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव बोल के काम किया था. क्या बोल के? एक माइनिंग इंडस्ट्री में वो वर्क कर रहे थे एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव 1860 to 1872 उन्होंने वर्क किया था एज अ जूनियर एग्जीक्यूटिव, और वी कैन से दैट एज अ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फर्म. नॉट 72 गाइस, इट्स 92 उन्होंने वर्क किया था. करीबन 32 ईयर्स उन्होंने एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव वर्क किया. उसके बाद उन्होंने उनकी खुद की फर्म स्टार्ट की, और इन दैट फर्म उन्होंने खुद डेवलपमेंट्स किए. और फॉर अस दे गिव्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ये 14 प्रिंसिपल सबसे पहले दिमाग में आना होगा, मैडम ये 14 की 14 प्रिंसिपल याद करनी है क्या आपको? इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं 14 प्रिंसिपल. गाइस, ये 14 प्रिंसिपल आपको अभी भी काम के हैं. फॉर योर बीकॉम फर्स्ट ईयर भी काम में आएंगे. इफ यू गोज फॉर फर्दर स्टडी ऑफ MBA, BBA और एनी अदर सेक्टर ऑफ कॉमर्स, हेनरी फ्योल आपका पीछे छूटते नहीं. हेनरी फ्योल के ये 14 प्रिंसिपल अभी आपको 14 पॉइंट्स में है, आगे 14 चैप्टर्स के फॉर्म में होंगे. डिटेल स्टडी फ्यूचर में जब भी आप कॉमर्स स्ट्रीम की स्टडी करोगे, ये सब चीज़ें डिटेल फॉर्म में आपको है. हेनरी फ्योल वर्क कर रहे थे एज ए जूनियर इंजीनियर, तब उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तब उन्हें एनालाइज की बहुत सारी बातें, एनालाइज की कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म या इंडस्ट्री में टू डू इन अ बेटर एंड बेटर वे. और आफ्टर एनालाइजिंग, आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर मेकिंग अ डीप स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए अबाउट द मैनेजमेंट. इन दैट we go towards the principle. That principles are also known as general principle of Henry Fayol. Sometime तुमको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, हेनरी फ्योल का नाम लिख के नहीं आएगा. दिस इज एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल. कितने मार्क्स के लिए आ रहा? 4 या 5 मार्क्स के लिए आ रहा. तो आपको 4 to 5 प्रिंसिपल ही देने. 14 प्रिंसिपल देने क्या नहीं, इन दैट सेंस आपको 4 to 5 प्रिंसिपल ही शोन करने. बट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल हम उसके पूरे 14 प्रिंसिपल्स देखेंगे. सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क. इन रिस्पेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, हेनरी फ्योल क्या बोल रहे हैं कि वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द पर्सन, अमंग द एम्प्लॉइज इन सच अ वे दैट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, वर्क शुड बी डिवाइडेड इन सच अ वे दैट ईच पर्सन गेट अ प्रॉपर जॉब. हर पर्सन को प्रॉपर जॉब मिलना चाहिए. यहाँ हम बोल सकते हैं द एबिलिटी टू वर्क, उसकी जितनी है उतना ही उसे जॉब मिलना चाहिए. इन योर बुक पेज नंबर 49 पे एक्सप्लेन किया है आपको क्या डिवीजन ऑफ वर्क. हेनरी फ्योल हैज laid down strictly and specialization of job. He recommended that work of all kind must be subdivided and allocated to the workers of all persons. क्या बोल रहे हैं वो? वर्क शुड बी सब डिवाइडेड एंड अलोकेटेड, अलॉटेड टू दी पर्सन एंड सब पर्सन्स. यहाँ हम बोल सकते हैं वर्क को ऑलवेज डिवाइड करना चाहिए, बांटना चाहिए, और उसे अलॉट करना चाहिए, देना चाहिए. किसे? कुछ पर्सन्स को, कुछ ऑफिसर्स को और कुछ जूनियर ऑफिसर्स को. इसलिए एक ही काम एक ही इंसान पूरा कर सकता है क्या? नहीं. वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पर्सन. तो यही बोला गया है डिवीजन ऑफ
फर्स्ट पॉइंट में कि वर्क का डिवीजन होना चाहिए, बांटना चाहिए अमंग दी पर्सन. आफ्टर व्हाट वर्ड्स ही व्हाट सेज वी सी subdivision makes each task simple and result in greater efficiency. अगर वर्क का डिवीजन किया हमने, वर्क को हम लोग ने बांट दिया, तो ये वर्क क्या कर रहा है, हर टास्क को मोर सिंपल कर रहा है और क्या कर रहा है, वर्क इफिशियंसी ऑफ पर्सन की काम करने की क्षमता को वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है. सेकंड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Authority and responsibility are just like two hands of our body. Just like two hands of our body. If authority is more, it will be misuse. अगर हमने बहुत सारे पावर्स दे दी, बहुत सारी सब कुछ दे दी, लेकिन उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, तो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करेगा. If responsibility is more, अगर ऑन दी अदर हैंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, हमारे पे जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास पावर ये कुछ भी नहीं है, तो हम लोग हमारी जिम्मेदारियाँ निभा सकेंगे क्या, नहीं. तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर जस्ट टू हैंड्स ऑफ आवर बॉडी, दे ऑलवेज गो टुगेदर. वो ऑलवेज इक्वल क्वांटिटी में साथ में जाती है. तो हेनरी फेवर क्या बोलते हैं, व्हेन अथॉरिटी इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, जब एक स्पेसिफिक पर्सन को अथॉरिटी दी जा रही है, दैट अथॉरिटी मस्ट बी गिवन विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसे अथॉरिटी जब दी जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी उसे इक्वल क्वांटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है. और ऑन दी अदर हैंड, इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन टू डू अ स्पेसिफिक जॉब, एक स्पेसिफिक पर्सन को एक स्पेसिफिक जॉब करने के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी मस्ट बी गिवन टू दैट पर्सन. वो पर्सन को अथॉरिटी भी देना जरूरी है. दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेवर. नाउ वी टर्न टुवर्ड्स द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेवर, दैट इज डिसिप्लिन. एज पर यू, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन मीन्स डूइंग अ जॉब, डूइंग अ एक्ट इन अ प्रॉपर मैनर. जब आप लोग नेशनल एंथम होने के बाद क्लासरूम में जाते हो, तो डिसिप्लिन के साथ इन अ रो यू एंटर इनटू द क्लासरूम. हमारी एलिमिनी मीट हो रही है या कुछ भी हो रही है, एट द टाइम ऑफ दैट एनुअल फंक्शन एंड ऑल दैट यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन को हमारे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिसिप्लिन इज द वर्क, सॉरी अ एक्ट टू परफॉर्म अ बेटर एंड बेटर वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर, कि उसमें कुछ भी मिस वे नहीं होना चाहिए. इन योर बुक ऑन पेज नंबर 50 इट इज गिवन डिसिप्लिन. व्हाट डिसिप्लिन सेज? डिसिप्लिन मीन्स सिंसेरिटी अबाउट दी वर्क. कोई भी वर्क को लेके जो सिंसेरिटी है, डिवोशन है, डिटर्मिनेशन है, उसको बोला गया है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इंडिकेट अ वर्कर शुड बी सिंसियर, अ वर्कर शुड बी ओबीडियंट अबाउट हिज वर्क. अगर देखा जाए तो जब कुछ काम हो रहा है, सुपीरियर्स ऑर्डर्स मस्ट बी फॉलोड, सुपीरियर्स ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड इन अ डिसिप्लिन मैनर. अगर सुपीरियर ने ऑर्डर दिया है कि इतना काम 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में हो जाना चाहिए, तो विद इन दैट टाइम लिमिट डिसिप्लिन के साथ वो वर्क होना जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स, यूनिटी ऑफ कमांड. The subordinate should be received order and to be accomplished it one and only. अगर देखो तो यूनिटी ऑफ कमांड में इंडिकेट किया जा रहा है, सबऑर्डिनेट को ऑर्डर्स देने वाला एक ही सुपीरियर होना चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक जूनियर मैनेजर है, जूनियर मैनेजर को ऊपर 3-4 मैनेजर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन. ये चारों मैनेजर अगर एक ही सबऑर्डिनेट को, एक ही जूनियर मैनेजर को ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो वो फुलफिल कर सकता है क्या? नहीं. एक सिंपल लैंग्वेज में, हंसना मत, अगर घर में एक बहू आई है और उसको ऊपर और सास लोग हैं, मतलब एक सास है, एक चाचे सास है और एक बड़ी मम्मी है, तो 3 लोगों के काम सुन सकती है एट ए टाइम? नहीं. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ऑलवेज ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन by only a single superior to the subordinate, or each and every subordinate must have a single
सुपीरियर पर्सन और हायर अथॉरिटी, एक सिंगल हायर अथॉरिटी से ही उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन योर बुक। A subordinate should be received order and he accumulate to the बॉस ओनली। अगर वन बॉस ओनली अगर देखा जाए तो एक बॉस को ही देने की जिम्मेदारी उसकी है कि एक बॉस को ही जितना भी वो काम कर रहा है वो उसको सिर्फ एक बॉस को देना है। मैंने अकाउंट का वर्क दिया आपको करने के लिए, वो अकाउंट के वर्क की डिटेल आप शर्मा सर को भी दे रहे हैं, बड़ी मैडम को भी दे रहे हैं, मेरे को भी दे रहे हैं, वाजिद सर को भी दे रहे हैं। ऐसा आपके लिए पॉसिबल है क्या? नहीं। आपका ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस को दे रही हूँ सिर्फ मैं, और उसे फुलफिल करके आप किसे सेंड कर रहे हो? सिर्फ मुझे। इससे क्या बोला है? जो अकम्प्लिश होने वाला वर्क है, जो कंप्लीट होने वाला वर्क है, वो किसको देना है? ओनली टू अ सिंगल सुपीरियर। नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपका पेज नंबर 51 पे। हम लोग को बहुत लंबी लंबी डिटेल्स नहीं लिखनी उसकी, 4 to 5 लाइन्स में उसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करना है। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंडिकेट the efforts of all members of the organization should be directed towards the achievement of common goal. The efforts of each and every person, जो भी पर्सन वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के, उसके एफर्ट्स कहाँ डायरेक्शन होना चाहिए? एक सिंगल गोल की तरफ। अगर हम लोग एफर्ट्स पुट कर रहे हैं फॉर अवर फाइनल रिजल्ट, तो हमारा काम क्या चाहिए? हम लोग अकाउंट्स, बिजनेस, इंग्लिश, मैथ्स, अपार्ट फ्रॉम दैट यूर आईपी, हिंदी, ये सब्जेक्ट की पढ़ाई करें और सिर्फ हमारा गोल क्या चाहिए? एग्जामिनेशन। एग्जाम के 10 दिन पहले क्रिकेट मैच आ गई, 20 दिन पहले एनुअल फंक्शन आ गया, कुछ दिन पहले वो कंपटीशन स्कूल ने ऑर्गेनाइज कर दी, तो हमारा टारगेट जो एम है वो फुलफिल होने वाला है क्या? नहीं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या इंडिकेट किया जा रहा है कि हमारा गोल, हमारा एम, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि बेटर एंड बेटर गुड्स प्रोड्यूस करना। फ्रॉम दैट they will make maximum amount of profit. That goal is directed towards the all organizational member. सारे मेंबर जो है उसी एम, उसी ऑब्जेक्ट या उसी गोल के साथ काम कर रहे हैं। इससे क्या बोला गया? The work done by the organizational people forward towards the single object or single goal. Next दिया है subordination of individual interest to the general interest. जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसका सबऑर्डिनेशन टुवर्ड्स द जनरल इंटरेस्ट हो रहा है, यानी द पर्सन हु आर वर्किंग इन द एंटरप्राइज और द वर्कर हु आर वर्किंग इन द एंटरप्राइज कैन सैक्रिफाइस, कैन निग्लेक्ट, कैन इग्नोर देयर ओन इंटरेस्ट टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स. द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन सैक्रिफाइस, can neglect, can adjust, can forget their own interest. उनका जो खुद का हित है, खुद का जो फायदा है, वो ऑलवेज क्या करते हैं? सैक्रिफाइस कर देते हैं। काय के लिए? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए। इन टुडे सिनारियो द डॉक्टर्स, द पुलिस, द पर्सन्स हु आर एंगेज इन द क्लीनिंग प्रोसेस, उन्होंने अपना सेल्फ इंटरेस्ट सैक्रिफाइस कर दिया। काय के लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। डॉक्टर्स ने कोई राखी नहीं मनाई, डॉक्टर्स ने कोई फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट किए, वो ऑलवेज प्रेजेंट है इन द हॉस्पिटल फॉर अवर ट्रीटमेंट। तो सेम एम्प्लॉयज जब डिमांड है प्रोडक्ट इन द मार्केट, उनका सेल्फ इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेल्फ बेनिफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऑन पेज नंबर itself 50 it is given. We see what lines they have given to us. Employees should surrender their personal interest before the general interest of the enterprise. मैंने पहले बोला एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं? सरेंडर कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट बिफोर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज. रेमुनरेशन यानी रिवार्ड, सैलरी, या हम लोग बोल सकते हैं रिटर्न इन टर्म ऑफ मनी और मनी वर्थ. जो भी पैसे के कीमत में रेमुनरेशन मिल रहा है, दैट रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट बी फेयर. पेज नंबर 52 पे दिया हुआ है. Remuneration and method of payment should be fair and afford to the minimum
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होना चाहिए, जो रिवार्ड मिल रहा है वो फेयर होना चाहिए और इतना सफिशिएंट चाहिए, इतना फेयर चाहिए दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर बहुत ज़्यादा सैलरी दे रहा है टू दी वर्कर्स, टू दी स्टाफ, टू दी पर्सन, तो एम्प्लॉयर क्या होगा, लॉस में जाएगा। और एम्प्लॉयज़ को अगर प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही, प्रॉपर रेमुनरेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर रिवार्ड नहीं मिल रहा है, तो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो वर्क करेगा क्या, नहीं। सो दैट रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ must be proper, fair, according to their work, according to their job. In this way, starting basic 7 principle of Henry Fayol we have discussed. At least students, these 7 principle you must learn by heart. ये 7 principle तो भी आपको याद कर ही लेने हैं, ठीक है। Now we turn towards our next principle, that is centralization and decentralization. First, I am going to explain you what is centralization. Centralization means all authority, powers and rights in the hands of head of the department. जितने भी powers है, rights है, ये सब किसके पास है, टॉप लेवल के पास। जो टॉप लेवल वर्क कर रहा है उनके पास हर चीज की राइट्स और अथॉरिटीज इशू की है। मिडिल लेवल, लो लेवल के पास कुछ भी राइट्स है नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन, राइट्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Rights, authority and responsibility is when divided among middle level management and lower level management, it is considered as decentralization. जब सारी चीजें authority, powers and other things बांट दी जाती among different person, that is known as decentralization. Now what Henry Fayol says, let us see. It is given on page number 52. Centralization of authority in restricted hand is centralization. अगर है तो कंट्रोल है, अगर अथॉरिटी को कंट्रोल कर रहे हैं हम स्पेसिफिक हैंड्स में, स्पेसिफिक पावर्स जो है कुछ ही लोगों में रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और व्हेन पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नंबर्स ऑफ हैंड्स, हेनरी फेयल क्या बोल रहे हैं, अगर बहुत सारे हाथों में, हाथ यानी पर्सन्स के लिए बोला गया है, इफ अथॉरिटी एंड पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू नंबर ऑफ हैंड, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज मेड इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है स्केलर चेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ बोल सकते हैं स्केलर चेन्स मीन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। लेट अस सी, अगर हमारे टॉप अथॉरिटी वर्क कर रही है ए पे, यहाँ बी, यहाँ सी, तीन पर्सन है, ए इंफॉर्मेशन दे रहा है बी को, बी सी को, ये इंफॉर्मेशन टॉप लेवल, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल लोअर लेवल को। अगर कुछ इंफॉर्मेशन वापस जा रही है तो लोअर टू मिडिल, मिडिल टू अपर, तो ये स्केलर चेन है, ऊपर से नीचे तक, नीचे से वापस ऊपर तक, यानी इंफॉर्मेशन का फ्लो एक प्रॉपर वे होना चाहिए। अगर कोई बात ए ने सी को डायरेक्टली बता दी, बी को पता ही नहीं रहा, तो बी सी को पूछ सकता है क्या, हाउ दी वर्क वाज डन। अगर टॉप एग्जीक्यूटिव ने डायरेक्ट वर्कर को एक आदमी ने कुछ काम बोल दिया, तो वर्कर रिपोर्ट किसको करेगा, बी को जब रिपोर्ट कर दिया जाएगा, बी बोलेगा मैं तो ये काम बोला ही नहीं था। तो ऑलवेज स्केलर चेन इंडिकेट क्या कर रही है आप लोगों को, स्केलर चेन इंडिकेट कर रही है वर्क शुड बी गिवन और इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन और डायरेक्शन शुड बी गिवन इन प्रॉपर ऑर्डर। वर्क, डायरेक्शन, information, command to work is always given in a proper order, that is indicate a scalar chain. What is given about that? Let us see. On page number 53, Fayol says that where necessary gang prepared to throw the information about the specific work, it should be thrown in a proper way. अगर एक गैंग प्रिपेयर की है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन प्रिपेयर किया है, तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी गिवन इन अ प्रॉपर एंड प्रॉपर वे। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर
According to Fayol, there are two aspects of an order: material order and social order. A place for everyone and everyone in a right place. ऑर्डर में क्या बोला हेनरी फ्योल ने? अ प्लेस फॉर एवरीवन, हर पर्सन के लिए एक प्लेस होना चाहिए. अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन हैज अ प्लेस. हर पर्सन को एक प्लेस होना चाहिए और हर जगह के लिए एक पर्सन होना जरूरी है. एवरीवन हैज अ प्लेस एंड ईच प्लेस हैव अ मेंबर और अ पर्सन. अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन में काम करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए. अगर प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसके लिए वो जॉब भी जरूरी है. इसलिए क्या बोला गया है? ऑर्डर, यानी हर पर्सन को एक स्पेसिफिक पोजीशन, और अगर एक पोजीशन है तो उसमें एक स्पेसिफिक पर्सन होना जरूरी है. इन द सेकंड सेंस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. इफ यू हैव 6 सब्जेक्ट टू स्टडी, then you have 6 lecturer for that subject or 6 persons are there to explain you that subject. In the second sense, organization में अगर 4 मैनेजर है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड सेल्स, तो ये चारों सेक्शन के लिए 4 मैनेजर होना जरूरी है. अगर 4 मैनेजर है तो सेक्शन भी 4 चाहिए, और 4 सेक्शन है तो मैनेजर भी 4 चाहिए. यही इंडिकेट कर रहा है ऑर्डर. So now turn to equity. Equity principle explain us. Principle of equity suggests that similar treatment is ensured or assured to the people of similar position. It implies that manager should be fair and impartial while dealing with the subordinate. इक्विटी क्या इंडिकेट कर रहा है? जब भी हम सबऑर्डिनेट से डील कर रहे हैं उससे एक फेयर डीलिंग होना जरूरी है. अगर एक मैनेजर है, उसके नीचे 6 सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, तो 6 सबऑर्डिनेट से वो इक्वल ट्रीटमेंट कर रहा है. ऐसा नहीं कि एक उसका फेवरेट है, एक उसका फेवरेट नहीं है. अगर एज ए टीचर 40 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो मेरे लिए 40 स्टूडेंट एज इट इज इक्वल वेटेज कैरी कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि गर्ल्स अच्छी है, बॉयज खराब है. हाँ, एज ए स्टूडेंट्स both are equal. So in the same sense, for a manager, equal fair treatment without any partiality. वो हर पर्सन, हर एम्प्लॉइज, हर वर्कर के साथ क्या कर रहा है? काम कर रहा है. नेक्स्ट, stability of personnel. Stability of personnel means the person who are working in the organization must be stable on his work or on his job. जब एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम कर रहा है तो वर्कर स्टेबल चाहिए. आज 10 वर्कर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कल वो 10 गायब हो जा रहे हैं, कल दूसरे 10 आ रहे हैं. ऐसा चलेगा नहीं. जब एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो स्टेबल चाहिए उसकी पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. और मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इंडिकेट करता है द पर्सन हु आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कॉन्स्टेंट एंड रिजिड इन हिज जॉब. वो उसके जॉब में कांस्टेंट चाहिए, रिजिड चाहिए. आज एक जन आपको पढ़ा रहा है, 2-4 दिन पढ़ाएगा, उसकी लिंक लगती है आपको, वो चला जा रहा है, दूसरा पर्सन आ रहा है, तो आपको कंसेप्ट समझेगा क्या? नहीं. तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर है, अगर वर्कर है, वो वर्क कर रहा है, लेकिन उसका वर्क अगर कंट्रीब्यूशन में नहीं कर रहा है तो वर्क प्रॉपर इफिशियंसी पे पुट होता है क्या? नहीं. तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, पर्सोनेल मीन्स पर्सन्स, मस्ट बी देयर इन दी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है इनिशिएटिव. Initiative is the point given in your book on page number 54. Initiative indicate what? Initiative means encourage the initiate action without asking to do so. कोई भी काम करना है ऐसा बोलने से पहले एम्प्लॉइज ने करना चाहिए. 3 बज गई, चाय का टाइम हो गया है, बोलने से पहले चाय मिल जानी चाहिए. मैंने एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट बिजनेस पढ़ा दिया है, बोलने से पहले लर्न हो जाना चाहिए. दैट इज इनिशिएटिव. कोई भी वर्क असाइन करने से पहले इनिशियल वर्कर, इनिशियल पर्सन, इनिशियल
सबऑर्डिनेट को समझना चाहिए कि ये वर्क हो सकता है, कर सकते हैं, उसके पहले वर्क हो जाना चाहिए, दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स डूइंग द जॉब, डूइंग द बिग वर्क बिफोर इट आस्क टू डू। कोई भी काम बोलने से पहले जब किया जा रहा है, दैट इज उस वर्कर का, उस सबऑर्डिनेट का, उस एम्प्लॉइज का बेटर इनिशिएटिव है, बेटर विलिंगनेस टू वर्क है इन दी ऑर्गेनाइजेशन। स्पिरिट ऑफ वर्क, और वी कैन से दैट स्पिरिट ऑफ क्रॉप्स, दैट इज क्रॉप्स यानी यहाँ पे लॉयल्टी। हर पर्सन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और इंडस्ट्री which is working for that organization must be loyal towards the organization। वो पर्सन लॉयल होना जरूरी है towards the organization। अगर एक पर्सन में लॉयल्टी नहीं है, अगर एक पर्सन में खुद काम करने की इच्छा बेटर वे नहीं है, तो वो पर्सन उस फॉर्म के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, हार्मफुल हो जाएगा। अगर वो पर्सन लॉयल नहीं है, इफ अ पर्सन इज नॉट लॉयल टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ही इज नॉट हेल्पफुल for the progress of organization, but it is harmful for the progress of organization। So Henry Fayol says a person में spirit of crop, that is spirit of loyalty होना जरूरी है। In this way today we discuss the 14 principle of Henry Fayol। Thank you guys।